हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन का दूसरा पार्ट देखा था, जहाँ पे फ्रिक्शन से क्या लाभ होता है, हानि क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग क्या होती है, इन सारे चीज़ों का डिस्कशन किया था। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग द्रवित घर्षण भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन की, जिसको हम लोग द्रवित घर्षण भी बोलते हैं। द्रवित घर्षण हिंदी में आपको ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में फ्लूइड फ्रिक्शन के रूप में ही मिलेगा। अच्छा, आपको इस फ्लूइड फ्रिक्शन को समझने से पहले ये चीज़ को समझना होगा कि सर फिजिक्स में फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि फ्लूइड का सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है, द्रव। तो हम लोग क्या कहते हैं सर कि आपका जो लिक्विड होता है, आपका जो लिक्विड होता है जिसको हम लोग द्रव बोलते हैं, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो प्रॉपर्टीज़ होती है इसके बहने की। मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की, या आप सिंपल वे में कह सकते हो कि सर जितने भी द्रव होते हैं ना, उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। किस चीज़ की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी तरह आपका जो गैस है, आपका जो गैस है उसमें भी क्या होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। गैस में भी क्या होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। और इसीलिए फिजिक्स में हम लोग लिक्विड और गैस इस दोनों को किस नाम से जानते हैं, तो फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्लूइड क्या होता है, तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि फिजिक्स में लिक्विड और गैस दोनों को ही क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दोनों में ही क्या होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। इस दोनों में ही क्या होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या द्रव भी किसी वस्तु पर घर्षण बल लगा सकता है, या कोई एयर भी किसी वस्तु पर घर्षण बल लगा सकता है, ऐसा संभव होता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल होता है, और पॉसिबल होता है इसीलिए मैं आपके बीच में इस टॉपिक को लाया हूँ। आप कहेंगे तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि जब बस किसी रोड पे चल रही होती है तो उस पर वायु का घर्षण बल लगता है। जब एरोप्लेन हवा में उड़ रही होती है तो उस पर हवा का घर्षण बल लगता है। जब कोई पानी वाला जहाज़ पानी में चल रहा होता है तो उस पर पानी का घर्षण बल काम करता है। जब मछली पानी में तैर रही होती है तो उस पर पानी का घर्षण बल काम करता है। जब कोई स्पीड बोट या फिर कोई शिप जब पानी में चल रहा होता है तो भी उस पर पानी का घर्षण बल काम करता है। मतलब सीधे सीधे ये हम कहना चाहते हैं कि जो फ्लूइड होते हैं वो भी क्या करते हैं कि घर्षण बल उत्पन्न करते हैं। या सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हो कि फ्लूइड आर ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्लूइड्स आर also produces friction which are called fluid friction, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा देखिए, हिंदी में भी इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में आप घबराइएगा नहीं, कि जो आपका द्रव और गैस होता है ये भी क्या करते हैं, घर्षण बल उत्पन्न करते हैं। और द्रव और गैस के द्वारा उत्पन्न घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, या द्रवित घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, इसी फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ड्रैग के नाम से जानते हैं। और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव और गैस से उत्पन्न घर्षण बल को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे ड्रैग के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, ड्रैग के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि फिजिक्स में हम लोग लिक्विड और गैस दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों में फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। अब ये दोनों जो
किसी वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं, या फिर द्रव और गैस जो घर्षण बल उत्पन्न करता है उसी को हम लोग द्रवित घर्षण कहते हैं या ड्रैग के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवित घर्षण, या फिर हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्रैग के नाम से जानते हैं। तो आपका ये ड्रैग आपके लिए बहुत अननोन रहता है। जब आपको सेट में ये क्वेश्चन मिलता है या फिर आपके एग्जाम हॉल में मिलता है तो ये एक नया वर्ड हो जाता है। तो अब आज से ये आपके लिए नया वर्ड नहीं रहेगा, आप समझ जाइएगा। जहाँ भी ड्रैग लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों से ही क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा होगा, इसीलिए ड्रैग का यूज़ किया गया। अब सवाल उठता है कि सर चलो ठीक है कि हवा बस जब सड़क पे चल रही होती है उस पर घर्षण बल लगा रहा, या फिर पानी में जब मछली तैर रही है उस पर घर्षण बल लग रहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन ज़रा सा ये बताओ कि क्या ये ड्रैग किसी चीज़ से, किसी कारक से प्रभावित होती है? ऑब्वियसली दोस्तों ये 4 चीज़ से प्रभावित होती है। कितने चीज़ से प्रभावित होती है? 4 चीज़ से प्रभावित होती है। आप कहेंगे सर कौन कौन सा? तो मेरे मित्र ड्रैग को 4 चीज़ प्रभावित करते हैं। पहला चीज़ जो है वो प्रभावित करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है, प्रभावित करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप कह सकते हो वस्तु की जो गति होती है, वस्तु की जो गति होती है वो ड्रैग को प्रभावित करता है। दूसरा आपका होता है कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि वस्तु का आकार फ्लूइड फ्रिक्शन को प्रभावित करता है। तीसरा होता है आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है सर? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी आप कहेंगे वस्तु का आकार, तो यहाँ पे एक शेप जो है वो फ्लैट है या स्ट्रीमलाइन, नौकाकार। मतलब क्या कि चौड़ा सतह है या फिर नौकाकार सतह है, इसके सेंस मिलेंगे। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे वस्तु बड़ा है या छोटा, इसके सेंस मिलेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं कि दोनों जगह आप वस्तु का आकार ही लिख दिए हैं। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का आकार। और तीसरा होता है नेचर ऑफ द लिक्विड, सॉरी चौथा क्या होता है आपका, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं द्रवों की प्रकृति। इसको क्या बोलते हैं सर? द्रवों की प्रकृति बोलते हैं, द्रवों की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रैग जो है कितने कारण से प्रभावित होते हैं, तो आप कहिएगा ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो 4 कारणों से प्रभावित होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चौथा आपका नेचर ऑफ द लिक्विड, द्रवों की प्रकृति। अब आप कहेंगे कि सर ये सब चीज़ होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि वस्तु जितनी तेजी से चल रही होगी, तो जिस वस्तु का गति जितना ज़्यादा होगा उसके द्वारा फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा उत्पन्न किया जाएगा, या उसके द्वारा ड्रैग उतना ही ज़्यादा उत्पन्न किया जाएगा। इसका सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु की गति जितनी ज़्यादा होगी उसके द्वारा उस पर उतना ही ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, उस पर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। और जिस वस्तु की गति जितनी कम होगी उस पर उतना ही कम फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ 2 एरोप्लेन की जो हवा में चल रहे हों। एक का स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर का, एक का स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर का, और एक का स्पीड कितना है 600 किलोमीटर पर आवर का। एक का स्पीड कितना है 600 किलोमीटर पर आवर का। तो अब दोनों में से किस पे ज़्यादा एयर फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा? तो आप कहेंगे सर जो तेज़ गति से चल रहा है, मतलब 1000 के स्पीड से जो चल रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो एरोप्लेन चल रहा है उस पे एयर के द्वारा ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जर्ट किया जाएगा, जबकि जो आपका 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है इस पे एयर के द्वारा कम फ्लूइड फ्रिक्शन क्या किया जाएगा, एग्जर्ट किया जाएगा। मतलब सीधा सा हुआ ये कि वस्तु की गति पे फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कि अगर गति तेज है तो ड्रैग ज़्यादा है, किसके द्वारा, एयर के द्वारा उस पर लगा हुआ ड्रैग, और अगर गति क्या है, कम है, तो ड्रैग क्या है कि कम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी,
कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे मैंने आपको बोला वस्तु का आकार। देखिए वस्तु आपका कैसा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, नौकाकार हो सकता है, स्ट्रीमलाइन शेप हो सकता है। कैसा हो सकता है, स्ट्रीमलाइन शेप। नौकाकार बोले तो नाव के जैसा, कैसा, नाव के जैसा। तो आप देखे होंगे कि नाव जो है वो आगे से क्या होता है कि मतलब जस्ट लाइक इस तरह से होता है, ये आगे से आपका कुछ चिपटा हुआ रहता है, नैरो रहता है। तो इस तरह के जो शेप वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं, नौकाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप, नौकाकार बोलते हैं। और ये जब एयर या फिर आपका क्या होता है कि लिक्विड में चल रहा होता है, तो इस पे जो एयर और लिक्विड के द्वारा ड्रैग लगाया जाता है वो कम होता है, जबकि अगर यही सतह कुछ इस टाइप से हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो इस पे ज़्यादा लगेगा। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में आप याद रखिएगा कि अगर वस्तु का आकार नौकाकार हो तो उस पर लगने वाला जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो कम होगा, और अगर वस्तु फ्लैट हो, चौड़ा हो, तो उस पर लगने वाला जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की, वस्तु का आकार का। तो ध्यान में रखिएगा, जो वस्तु जितना बड़ा होगा उस पर उतना ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। क्या होगा कि जो वस्तु जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस पर उतना ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा या ड्रैग लगेगा, या फिर जो वस्तु जितना छोटा होगा उस पर उतना ही कम फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, उस पर क्या होगा, उतना ही कम फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। अब नेक्स्ट क्या बात आती है दोस्तों, नेचर ऑफ द लिक्विड, द्रव की प्रकृति। अब ये क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि द्रव की प्रकृति में हम यहाँ से उसके गाढ़ापन से ले रहे हैं। गाढ़ापन समझ रहे हैं, गाढ़ापन का मतलब ये हुआ कि कौन सा लिक्विड कितना ज़्यादा मोटा है। जैसे कि आप पानी और शहद की बात करो, ठीक है, हनी की बात करो, तो पानी और शहद में ज़्यादा गाढ़ापन कौन होगा, तो आप कहिएगा सर शहद होगा। तो शहद में अगर कोई चीज़ चलेगा तो उस पर जो ड्रैग होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि पानी में अगर कोई चलेगा, शहद की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ड्रैग कम होगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो द्रव जितना पतला होगा उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। अच्छा देखिए, गाढ़ापन को हम लोग एक और सेंस से लेते हैं, समझ रहे हैं वो सेंस क्या होता है, इसी को ना हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, मतलब सयांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सयांता। अच्छा, सयांता का मतलब क्या होता है, सयांता का मतलब होता है किसी भी द्रव का पतला या मोटा होना, मतलब गाढ़ा या पतला होना। तो ध्यान में रखिएगा कि जिस द्रव की विस्कोसिटी, मतलब क्या कि जो द्रव जितना ज़्यादा विस्कोसियस होगा, मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसमें जो है फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो द्रव जितना कम विस्कोसियस होगा, मतलब जितना कम गाढ़ापन होगा उसमें क्या होगा, उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ध्यान में आपको ये रखना है सिर्फ एक और एक ही बात कि नेचर ऑफ द लिक्विड सीधा सीधा यहाँ पे हम किससे कनेक्ट करेंगे, विस्कोसिटी से। मतलब जो द्रव जितना ज़्यादा विस्कोसियस है, मतलब जो जितना ज़्यादा गाढ़ा है उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। कम विस्कोसियस होगा, जिसमें गाढ़ापन कम होगा, उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि लिक्विड के विस्कोसिटी पे भी कहीं ना कहीं फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है। अच्छा दोस्तों, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए। वो क्या कि आपने बोला कि सर विस्कोसिटी, द्रव की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपने एयर और वाटर, एयर और लिक्विड, या फिर आप गैस और लिक्विड दोनों को ही आपने फ्लूइड बोल दिया। तो क्या हम एयर और लिक्विड इस दोनों की तुलना कर सकते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड के रूप में? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में लिक्विड और गैस दोनों को ही फ्लूइड बोला जाता है। तो अब आप कहेंगे कैसे समझेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करें वायु की और अगर हम बात करें पानी की, हम किसकी बात करें, वायु और पानी की। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए कि वायु में आपका एरोप्लेन चल रहा है और शिप जो है आपका वो पानी में चल रहा है, मतलब पानी वाला जो जहाज़ है। मतलब क्या कि आपका वायु में एरोप्लेन चल रहा है, एयर में एरोप्लेन चल रहा है, और जो आपका पानी है उसमें पानी वाला जहाज शिप चल रहा है। अब आपको ये बताना है कि वायु में
जो एरोप्लेन चल रहा है उस पे फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या फिर पानी में जो शिप चल रहा है उस पे फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर पानी में जो शिप चल रहा है उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों होगा? पानी जो है वो वायु की अपेक्षा ज़्यादा विस्कोसियस है। पानी जो है वायु की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा विस्कोसियस है, इसीलिए पानी में जो शिप चल रही है उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। तो आपका ये कॉमन सा बात हो जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। आपको ये याद रखना होगा आगे के क्वेश्चन के लिए, कि ताकि अगर आपको कहीं पे भी इससे संबंधित क्वेश्चन मिले तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर अभी जस्ट आपने जब समतल सतह वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपने उसका लाभ बताया, आपने उसका हानि बताया, प्रॉफिट और लॉस दोनों की चर्चा करा, तो क्या फ्लूइड फ्रिक्शन की भी कुछ प्रॉफिट है या कुछ इसका हानि है? तो ध्यान में रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में फ्लूइड फ्रिक्शन के प्रॉफिट लाभ से क्वेश्चन ना पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में फ्लूइड फ्रिक्शन से, फ्लूइड फ्रिक्शन के मतलब कि ड्रैग के हानि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहिएगा कि सर इससे हानि क्या हो सकता है, तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इरेज करते हैं। दोस्तों अब आप हेडिंग दे सकते हैं, क्या आप हेडिंग दे सकते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज समझ रहे हैं ना, हानि बोलते हैं इसको, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन से हानि, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, पहला आप क्या कर सकते हैं सर कि फ्लूइड फ्रिक्शन वस्तु के गति को कम कर देता है। पहला चीज़ आप ये लिख सकते हैं कि गति को क्या करता है? कम कर देता है, गति को कम कर देता है। और दूसरा चीज़ आप लिख सकते हैं क्या कि फ्लूइड फ्रिक्शन वस्तु के क्षमता को घटा देता है, या आप इसको क्षमता को घटा देता है तो घटाना को आप रिड्यूस भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के, क्या कि फ्लूइड फ्रिक्शन वस्तु के गति को कम कर देता है। आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी वस्तु अगर किसी समतल सतह पे चल रही है तो उस पे एयर का एक घर्षण बल हमेशा लगता है, जिसको हम लोग ड्रैग के रूप में जानते हैं। तो आपको मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी हो वो हमेशा गति का विपरीत दिशा में विरोध करता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या करता है कि जब वो गति के विपरीत दिशा में विरोध करता है तो उसकी गति ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन वस्तु के गति को कम कर देता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसीलिए पानी वाला जहाज़ एयर वाले जहाज़ के मुकाबले क्या होता है कि धीरे धीरे चल पाता है। जबकि आप यहाँ पे बात करते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन वस्तु के क्षमता को घटा देता है, मतलब इफिशियंसी को घटा देता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मेरे मित्र, आप सब समतल जगह पर बहुत ही आसानी से दौड़ लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर में जो एयर के द्वारा घर्षण बल लगता है, जब आप सड़क पे या फिर फील्ड में, मैदान में दौड़ रहे होते हैं तो आप उस घर्षण बल को इग्नोर कर देते हैं, आप अपने शरीर के वजन के चलते। लेकिन जब आप पानी में जाते हैं दौड़ने के लिए तो आप कुछ दूर चलते हैं और हाँफना शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी जो इफिशियंसी है, दौड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी जो आपके ऊपर में अपोजिटिंग फोर्स फ्लूइड फ्रिक्शन के रूप में लगा रहा है, आपको उसी फ्लूइड फ्रिक्शन को तोड़ने में ज़्यादा ताकत लग जाता है, जिसके चलते जो आपकी आगे बढ़ने की क्षमता होती है वो घट जाती है और इसीलिए आप पानी में तेज़ी से नहीं दौड़ पाते हो, जबकि समतल सतह पे आप तेज़ी से दौड़ पाते हो। तो इसी तरह आपका मशीन के साथ भी होता है, क्योंकि मशीन को भी पानी के फ्लूइड फ्रिक्शन से बाहर आना होता है, उसके फ्लूइड फ्रिक्शन को तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन वस्तु के क्षमता को क्या कर देता है? घटा देता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जब फ्लूइड फ्रिक्शन का सिर्फ और सिर्फ हानि ही है हमारे लाइफ में, तो ऐसा भी तो कोई तरीका हो सकता है कि सर फ्लूइड फ्रिक्शन को घटाया जा सकता है। तो सिंपल, आपके पास बस और बस एक ही तरीका है,
सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, घटाने का, और ये है कि वस्तु को आप कैसा शेप दे दो, तो वस्तु को आप स्ट्रीमलाइंड शेप दे दो। कैसा शेप दे दो? स्ट्रीमलाइंड शेप दे दो। अभी ये स्ट्रीमलाइंड शेप को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, नौकाकार शेप बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? नौकाकार, नाव के तरह। अगर आप वस्तु में क्या करते हैं कि इस वस्तु को स्ट्रीमलाइंड शेप दे देते हैं, मतलब नौकाकार शेप दे देते हैं, तो जब वो एयर या फिर वाटर में चलता है तो उस पे एयर और वाटर दोनों के द्वारा जो फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जाता है वो उसको कम महसूस होती है और वस्तु आसानी से आगे की ओर चल पाता है। और इसीलिए दोस्तों आपका जो कार होता है, बस होता है, उसके आगे के सरफेस को क्या किया जाता है कि थोड़ा सा नैरो रखा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी एरोप्लेन होता है तो उस एरोप्लेन का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, उस पार्ट को क्या कर दिया जाता है कि स्ट्रीमलाइंड, नौकाकार शेप कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है? नौकाकार, ताकि ये फ्लूइड फ्रिक्शन को काट पाए और आसानी से आगे की ओर चल पाए। दोस्तों इसीलिए आपका जो मछली होता है ना, जो आपका मछली होता है उसका शेप कैसा आपको लगता है? तो नाव के जैसा लगता है। कैसा लगता है आपको? नाव के जैसा। क्यों? क्योंकि वो पानी के घर्षण बल को काट सके और वो पानी में तेजी से तैर सके। तो ध्यान में रखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन को घटाने का सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, वो ये कि जिस किसी भी वस्तु को आप एयर या वाटर में ले जाना चाहते हो, आप उसके शेप को कैसा बना दो? नौकाकार बना दो, स्ट्रीमलाइन बना दो। तो आप क्या करोगे? फ्लूइड फ्रिक्शन को काट दोगे या रिड्यूस कर दोगे। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए या ड्रैग को कम करने के लिए वस्तु को कौन सा शेप प्रदान किया जाता है? तो आप कहेंगे कि स्ट्रीमलाइन शेप, नौकाकार शेप क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अब इससे संबंधित आपको जो कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ये आपका फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।